नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वर्ल्ड विशेष ज्ञान के यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के जीव विज्ञान के प्रथम अध्याय जैव प्रक्रम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न कई वर्ष आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले परीक्षा में भी इस प्रश्न के आने की संभावनाएं हैं। अतः एक भी प्रश्न को स्किप किए बिना वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 हमारे सामने है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? तो पौधों में एक प्रक्रिया होता है वाष्पोत्सर्जन, जिसमें से पौधों के पत्ती में से जल है जो निकलता है, वाष्प के रूप में जल है जो निकलता है। पत्तियों में से वाष्प है जो निकलता है जल के रूप में, तो उसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो यह किससे होता है? तो किस में होता है? पत्तों में होता है, पौधों के पत्तों में होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया का सामान्य मात्रा कितना होता है? मानव रक्त में, जो मानव का ब्लड होता है, उसमें यूरिया का सामान्य मात्रा कितना होता है? तो वह 20 mg होता है। मानव रक्त में यूरिया का सामान्य मात्रा होता है 20 mg, जो एक सामान्य मनुष्य की इसमें दिखाया गया है 20 mg। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 20 mg। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, श्वसन क्रिया के दौरान कितना प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है? श्वसन क्रिया के दौरान जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसके दौरान कितना प्रतिशत ऊर्जा जो है ताप के रूप में निष्कासित होता है? हीट के रूप में कितना परसेंट निष्कासित होता है? वो होता है 20%। जब हम लोग श्वास लेते हैं तो 20% ऊर्जा जो रहता है वो ताप के रूप में निष्कासित हो जाता है, अर्थात बाहर निकलता है 20% ऊर्जा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हमारे सामने है 4। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है। वृक्क मतलब होता है किडनी। वृक्क में किडनी एक तंत्र है जो संबंधित है। तो अर्थात वृक्क किससे संबंधित है? किडनी किससे संबंधित है? तो किडनी है जो हमारे शरीर में उत्सर्जन से संबंधित है, मतलब बेकार पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालने से संबंधित एक हमारे तंत्र है, जिसे हम लोग वृक्क कहते हैं। तो वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है, इसलिए 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्सर्जन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 हमारे सामने है, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती क्या है? पौधों के वायवीय भागों से जल का निष्कर्षण को क्या कहते हैं? तो पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जैसे पत्तियां हो गया, पत्तियां इस प्रकार से रहती है, पत्तियां में से या भी वायवीय भाग है, तो इससे हमारा जल जो निकलता है उसी को तो हम लोग वाष्पोत्सर्जन करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 हमारे सामने है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर ऊर्जा का उत्पादन करता है उसे क्या कहते हैं? शरीर हमारा जो है किसके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो श्वसन के द्वारा। जब हम श्वसन करते हैं तभी हमें ऊर्जा मिलता है। तो श्वसन एक प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर ऊर्जा का उत्पादन करता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्वसन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया है जो सभी जीव अनिवार्य है, अर्थात सभी जीव इस क्रिया को करते हैं? तो देखिए, श्वसन एक क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण देखिए मनुष्य लोग नहीं करता है, वाष्पोत्सर्जन भी मनुष्य में नहीं होता है, लेकिन श्वसन देखिए, श्वसन है जो पौधों में भी होता है और जीव जंतुओं में भी होता है। यही एक क्रिया है जो हर प्रकार के जीव जंतु करते हैं अपने जीवन रक्षा के लिए। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्वसन। श्वसन एक क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में। देखिए क्लोरोफिल में रहता है Mg++ आयन के रूप में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में Mg++ आयन के रूप में मैग्नीशियम पाया जाता है। Mg मतलब हो गया मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम +2 के रूप में आयन के रूप में पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरोफिल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं, मतलब मानव हृदय जो रहता है उसमें कितने वेश्म पाया जाता है? तो मानव हृदय में 4 वेश्म पाया जाता है। 4 वेश्म रहता है, बायां निलय, दायां निलय, बायां आलिंद और दायां आलिंद। तो मानव हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं? तो 4 वेश्म। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण जब पौधे करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण करके पौधे ग्लूकोज बनाते हैं। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग को क्या मिलता है? ग्लूकोज C6H12 और O6 मिलता है और ऊर्जा भी मिलता है हम लोग को, नहीं सॉरी, पादप को मिलता है, मतलब पेड़ पौधे को। तो क्या बनाता है? ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण करता है सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, तो ग्लूकोज का निर्माण करता है C6H12O6। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। C12H22O11 क्या है? ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? जो कोशिका झिल्ली है वह किस प्रकार की झिल्ली? देखिए 3 प्रकार के होते हैं, परागमय झिल्ली, अपरागमय झिल्ली और अर्धपरागमय झिल्ली। परागमय झिल्ली से कण आर पार हो जाते हैं, अपरागमय से कण आर पार नहीं हो सकते, और अर्धपरागमय से मतलब आधा पार हो सकते हैं। तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार का झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगमय झिल्ली है। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगमय झिल्ली है। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमीएबल, ठीक है, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन भी इसी को बोलते हैं अर्धपरागमय झिल्ली। इसलिए कोशिका झिल्ली क्या है? अर्धपरागमय झिल्ली। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12। दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? जब दही जमता है तो निम्न में से कौन क्रिया होता है? प्रकाश संश्लेषण तो बिल्कुल नहीं होता है, उत्सर्जन भी नहीं होता है, अपघटन भी नहीं होता है, वो होता है किण्वन। दही किण्वन विधि के द्वारा जमता है। दूध से दही का बनना किस प्रकार का विधि है? वो है किण्वन विधि के कारण दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो ये किण्वन विधि होता है। किण्वन के कारण ही दही है जो जम जाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किण्वन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 हमारे सामने है। जीवन की उपापचयी का मतलब हो गया रेडॉक्स। ठीक है, उपचयन और अपचयन दोनों जब मिल जाता है तो उसे बोलते हैं उपापचयी अर्थात रेडॉक्स। जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? जीवन के उपापचयी क्रियाओं के लिए कौन आवश्यक है? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति। ठीक है, जिंदगी चलने के लिए किसकी आवश्यकता है? निरंतर ऊर्जा चाहिए, हम लोग को एनर्जी चाहिए। शरीर की वृद्धि का भी जरूरत रहता है जीवन को चलने के लिए। टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, जब हम लोग गिर उड़ जाते हैं तो हम लोग को जख्म हो जाता है, तो जख्म की मरम्मत के लिए भी हम लोग को चाहिए। तो इनमें से तीनों सही है। निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति भी होनी चाहिए, शरीर की वृद्धि भी होनी चाहिए और टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत भी होनी चाहिए। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या? इनमें से सभी। इसलिए प्रश्न संख्या 13 का आंसर इनमें से सभी ऑल करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14। मानव में डायलिसिस थैली है, वो मतलब किससे मिलकर बनता है? डायलिसिस थैली है, किसका थैली है? तो वह किसका थैली है? तो नेफ्रॉन का थैली है। डायलिसिस एक किसका थैली है? नेफ्रॉन का थैली है। डायलिसिस एक नेफ्रॉन का थैली है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेफ्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15। मत्स्य मतलब हो गया मछली जो फिश होता है, यानी कि मछली का मुख्य श्वसन अंग किससे है? जिस प्रकार से मानव में होता है फेफड़ा, तो मछली में क्या होता है? तो मछली में रहता है गिल्स। इस प्रकार से मछली जब रहता है, मछली में यहाँ देखिए गिल्स रहता है, यहाँ पे मछली में गिल्स इस प्रकार से रहता है।
तो इसी से मछली है जो श्वसन ले पाती है, मछली इसी से श्वसन ले पाती है। तो इसके श्वसन के लिए क्या रहता है, गिल्स रहता है। मछली के श्वसन के लिए क्या रहता है, गिल्स। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गिल्स। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16, पौधों में गैसों के निष्कर्षण के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है। पौधों में गैस का निष्कर्षण किस क्रिया के द्वारा होता है, तो वह होता है किसके द्वारा, विसरण क्रिया के द्वारा। विसरण क्रिया के द्वारा पौधों में गैसों का उत्सर्जन होता है। किसके द्वारा, विसरण के द्वारा। इसलिए 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विसरण के द्वारा पौधों में गैसों का निष्कर्षण होता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल का वर्णक का रंग कैसा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण ही पत्ता हरा होता है, इसलिए क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या है, हरा है। आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पौधों या पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है। और क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा होता है, अर्थात ग्रीन होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ग्रीन अर्थात हरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18, कवक में पोषण की कौन सी प्रक्रिया होती है। कवक में पोषण की कौन सी प्रक्रिया होती है। देखिए पोषण 3 प्रकार का होता है, स्वपोषी, मृतजीवी और परपोषी या समभोजी होता है। एक परपोषी होता है। स्वपोषी में है जो खुद भोजन बनाता है और खाता है। मृतजीवी में होता है जो मृत शरीरों से अपना पोषण ग्रहण करता है। और एक होता है प्राणी समपोषी, जो प्राणियों की तरह मतलब कि अपना भोजन को ग्रहण करता है और अपना वृद्धि विकास करता है, तो उसे प्राणी समपोषी भी कहते हैं। तो कवक है, वो कवक है जो मृत जीवों से अपना पोषण लेता है। मृत जीवों से उससे अपना पोषण लेता है, उसी से अपना खाना लेता है और अपना वृद्धि और विकास करता है। तो मृत जीवी पोषण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो मृत जीवों से अपना पोषण को लेता है, मृत जीवों पर जाता है और उसी से अपना पोषण लेता है और अपना वृद्धि और विकास करता है। तो कवक में कौन सी पोषण की प्रक्रिया होती है, मृत जीवी पोषण। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मृत जीवी पोषण। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। रेजिन और गोंद कहाँ संचित रहता है। रेजिन और गोंद कहाँ संचित रहता है, तो वो रहता है पुराने जाइलम में। पुराने जाइलम पेड़ में पुराने जाइलम रहता है। इस प्रकार से जाइलम होता है जिससे जल है, जो जड़ रहता है। अगर जड़ रहता है, कोई पौधा है, मान लीजिए कोई पेड़ है, इस प्रकार से इसका जो जड़ रहता है नीचे में, तो जड़ से जो पानी है जो जाता है वो किसके द्वारा जाता है, जाइलम के द्वारा। तो रेजिन और गोंद किस में संचित रहता है, तो इसी पुराने जो जाइलम रहते हैं जिससे नीचे से ऊपर की ओर जाता है जल, तो उसी में जो रहता है जाइलम, पुराना जो हो जाता है जाइलम, उसी में क्या रहता है, रेजिन और गोंद पाया जाता है। उसी में जमा हो जाता है। पुराना जाइलम में रेजिन और गोंद क्या होता है, जमा हो जाता है। इसलिए रेजिन और गोंद कहाँ संचित रहता है, पुराने जाइलम में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पुराने जाइलम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20, शरीर में भोजन को पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का होना चाहिए, यहाँ पे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन। उपचयन का अर्थात क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। भोजन का, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वह ऑक्सीडेशन की क्रिया है। क्यों, क्योंकि हमें इससे एनर्जी मिलता है, ऑक्सीजन का योग होता है। क्यों, क्योंकि हमें इसमें जब हम लोग को पाचन होता है तो उसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं। तो कोई भी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन बढ़ता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया। और या फिर हाइड्रोजन घटता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। तो जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो पाचन होता है, तो उसमें हम लोग को एनर्जी मिलता है, ऑक्सीजन बढ़ता है उस अभिक्रिया में। तो इसलिए वह किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन।
इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उपचयन उसको कहते हैं जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन बढ़े या हाइड्रोजन घटे। तो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं तो ऑक्सीजन बढ़ता है हमारे शरीर में, तो इस पर किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगा, उपचयन यानी ऑक्सीडेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है रक्त क्या है, ब्लड क्या है। तो ब्लड क्या है, ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड क्या है, तो ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक। देखिए हम लोग को उत्तक मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, बिल्कुल सही है। रक्त क्या है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, टिश्यू है। रक्त एक टिश्यू है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, तरल संयोजी उत्तक या उत्तक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग किसको कहते हैं, जिस अंग के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। देखिए इसमें वृक्क, वृक्क मतलब क्या हो गया, किडनी। किडनी को ही बोलते हैं हिंदी में वृक्क। वृक्क एक यंत्र, एक तंत्र होता है मानव में जो उत्सर्जन से संबंधित होता है, या एक उत्सर्जी अंग है जिसके द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है। तो वृक्क किस प्रकार का अंग है, तो ये वृक्क एक उत्सर्जी अंग है। आँख से हम लोग देखते हैं, अमाशय से, अग्नाशय से पाचन की क्रिया में मदद होती है, इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा, और वृक्क ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृक्क अर्थात किडनी, वृक्क ही है जो उत्सर्जन से संबंधित है, इसलिए 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृक्क। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23, रच्छी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। रच्छी कोशिकाएं का एक प्रकार है जो पौधों में कहाँ पाई जाती है, पत्तियों में। पत्तियों में पाई जाती है रच्छी कोशिकाएं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। एक कोशिकाएं का प्रकार है रच्छी कोशिकाएं। रच्छी कोशिकाएं हमेशा पत्तियों में जनरली पाए जाते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। इथाइल अल्कोहल यानी कि C2H5OH, C2H5OH को बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। तो बोल रहा है यह किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो यह किस प्रकार के श्वसन में बनता है, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन अर्थात कौन सा श्वसन हो गया, अनऑक्सी श्वसन। अनऑक्सी श्वसन को ही हम लोग बोलते हैं अवायवीय श्वसन। अनऑक्सी श्वसन को बोलते हैं हम लोग अवायवीय श्वसन। तो अवायवीय श्वसन में हम लोग को इथाइल अल्कोहल बनता है C2H5OH। इसका सूत्र होता है क्या, C2H5 और OH। यह इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो अवायवीय श्वसन में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवायवीय श्वसन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। मनुष्य के श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्वासोच्छ्वास। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 हमारे सामने है, रक्त में आयरन की कमी के कारण होने वाला रोग। जब ब्लड में आयरन की कमी हो जाता है तो कौन सा रोग होता है, तो ब्लड में आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। एनीमिया को ही रक्तहीनता भी कहते हैं, ऑप्शन में वो भी दे सकता है। तो आयरन में कमी यानी कि एफी मतलब क्या हो गया, आयरन के कमी के कारण एनीमिया रोग होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रक्त में आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है, इसलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 हमारे सामने है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम किस लिए उत्तरदायी है, हम बताए थे ये पेड़ हो गया। पेड़ में हम लोग जब जड़ से ऊपर जाता है या फिर ऊपर जाता है, जब जड़ से हम लोग पानी ऊपर भेजते हैं तो एक ऊतक रहता है जाइलम, जिसे हम लोग बोलते हैं जाइलम। जाइलम ऊतक से ही पेड़ में है जो नीचे से पानी ऊपर की ओर जाता है और चारों तरफ हमारे तना वना में फैलता है। तो जाइलम किस लिए उत्तरदायी है, तो जल के वाहन के लिए, अर्थात जल को एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाने के लिए क्या होता है, जाइलम।
जो जड़ से अवशोषित होता है, फिर उसके बाद पूरे हम लोग का पौधे के पूरे भाग में हम लोग को पहुंचाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, जल का वाहन। जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, जल के वाहन के लिए। जा से जाइलम होता है और जा से जल होता है, इस प्रकार से याद रखेंगे, जा से जाइलम और जा से जल, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जल के वाहन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28, कूटपाद किसमें पाया जाता है। देखिए कूटपाद क्या है, कूटपाद एक प्रक्रिया है, जैसे ये होता है अमीबा, अमीबा हो गया। अमीबा अपने संरचना को अपने शारीरिक संरचना को किसी भी आकार में ढाल लेता है। जब देखता है यहाँ उसका कोई भोजन आता है तो वो अपने पैर को, वो अपने शरीर को कुछ इस प्रकार से बना लेता है, इस प्रकार से बना लेता है और धीरे धीरे उसको पूरा अंदर अपने शरीर में कर लेता है। धीरे धीरे उसको क्या कर लेता है, पूरे अपने शरीर के अंदर कर लेता है, पूरे शरीर के अंदर कर लेता है। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं कूटपाद। और यह अपने भोजन को पकड़ लेता है और इससे पोषक तत्व ग्रहण करके इसे पुनः वापस फेंक देता है। तो यह किस प्रकार, तो यह प्रक्रिया किस में होता है, अमीबा में होता है। यह एक अमीबा है, अमीबा है जो कूटपाद प्रक्रिया करता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमीबा। कूटपाद एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अमीबा अपने भोजन को ग्रहण करता है और अपना वृद्धि और विकास करता है, इसलिए अमीबा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अमीबा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट, अमीबा। कूटपाद अमीबा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 हमारे सामने है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, जब जब प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, जब जब फोटोसिंथेसिस होता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है जो लेता है, पेड़ पौधे CO2 लेता है, फिर हम लोग को क्या देता है, O2 देता है, ऑक्सीजन देता है। फिर जो CO2 कुछ बनता है, फिर उसको लेता है, फिर O2 देता है। इसी प्रकार से CO2 लेते रहता है और O2 देते रहता है, CO2 लेते रहता है और O2 देते रहता है। तो यह ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बन रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ही बन रहा है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही हो रहा है, तो CO2 ग्रहण कर रहा है और O2 हमको दे रहा है, जल के विखंडन से O2 मिलता है। तो CO2 ले रहा है और O2 मिल रहा है, हम लोग को निरंतर O2 किसके कारण मिल रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के कारण ही मिल रहा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 है, स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है। स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है। स्टोमाटा को ही हम लोग बोलते हैं रंध्र। स्टोमाटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। ये बोल सकता है क्वेश्चन में, रंध्र किस अंग में पाया जाता है, पौधों के किस अंग में पाया जाता है, तो वह पत्तियों में पाया जाता है, पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। स्टोमाटा छिद्र होता है, जो स्टोमाटा एक महीन बारीक बारीक छिद्र होता है जिसमें पत्तियों में पाया जाता है, इसी को बोलते हैं स्टोमाटा। तो कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पत्तियों में पाया जाता है स्टोमाटा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब। दो दाब होता है, प्रकुंचन दाब और दूसरा होता है संकुचन दाब। संकुचन होता है एक ठो और एक होता है प्रकुंचन, एक होता है संकुचन दाब और एक होता है प्रकुंचन दाब। ठीक है, तो हम लोग से पूछा है संकुचन दाब कितना है, तो संकुचन दाब मानव हृदय का होता है 120 mmHg, वही प्रकुंचन दाब होता है 120 mmHg। अगर संकुचन दाब पूछता है तो 80 mmHg होता है। ठीक है, और कभी कभी प्रकुंचन और संकुचन दाब के अनुपात भी पूछ देता है, तो 120/80 होता है। कितना होता है, 120/80 भी कभी कभी पूछ देता है, दोनों का औसत। हम लोग से पूछा है प्रकुंचन दाब, तो वो होता है 120 mmHg, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 120 mmHg। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 हमारे सामने है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। अंग यहाँ पूछा है, आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये पूछा है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो पौधों में जब भी पौधा रहता है तो किस में प्रकाश संश्लेषण होता है, पौधों के किस भाग में होता है, तो पौधों के पत्तों में होता है। तो पत्तों में, तो पत्ता क्या है, अंग है, पत्ता अंग है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पत्तियों में होता है प्रकाश संश्लेषण। कहाँ होता है, पत्तियों में। किस अंग में होता है, पत्ती में होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पत्तियों में।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 हमारे सामने है, वाष्पोत्सर्जन कैसी क्रिया है? वाष्पोत्सर्जन एक कैसी क्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन एक भौतिक क्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है, ठीक है। जब पत्तियों से, पौधों के पत्तियों से वायवीय भाग में पत्तियां भी आते हैं, जब पत्तियों से जब जल बाहर निकलता है, पत्तियों से जल क्या होता है? बाहर निकलता है, अर्थात वायवीय भागों से जल का बाहर निकलना है, क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। तो यह किस प्रकार की प्रक्रिया? या फिजिकल अर्थात भौतिक प्रक्रिया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भौतिक प्रक्रिया। वाष्पोत्सर्जन एक भौतिक प्रक्रिया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भौतिक प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 34, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? हम लोग पीछे भी क्वेश्चन देख चुके थे, वहाँ ऑप्शन में क्या था? उपचयन था, और यहाँ पे दे दिया है क्या? ऑक्सीकरण। दोनों सेम ही है, हिंदी में बोलते हैं उपचयन और एक बोलते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण या उपचयन भी बोल सकते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण, या इसी को ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं। तो शरीर में भोजन की पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण की क्रिया, या उपचयन की क्रिया, या ऑक्सीडेशन की क्रिया है। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, इसलिए ऑक्सीकरण की क्रिया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 हम लोग देखते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण क्या होता है? स्वपोषी पोषण वैसा पोषण होता है जिसमें कोई जीव स्वयं भोजन बनाता है और स्वयं अपना भोजन को ग्रहण करके वृद्धि विकास करता है, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण कौन करते हैं? पेड़ पौधे करते हैं। पेड़ पौधे कौन सी करते हैं? स्वपोषी पोषण। तो इसके लिए क्या आवश्यक शर्त रहना चाहिए, क्या आवश्यक पदार्थ रहना चाहिए? तो उसमें क्लोरोफिल होना चाहिए, बिल्कुल सही। कार्बन डाइऑक्साइड भी रहना चाहिए, CO2, साथ ही जल रहना चाहिए, H2O, ठीक है, CO2 और H2O, और सनलाइट भी रहना चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी रहना चाहिए, क्लोरोफिल भी रहना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहना चाहिए, जल भी रहना चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी। इसके अर्थात सभी कुछ रहना चाहिए इस अवस्था में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। स्वपोषी पोषण के लिए चारों चीज का रहना आवश्यक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल द एबव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 35, पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह प्रक्रिया होती है। पाइरूवेट जब टूटता है, विखंडन का अर्थ होता है टूटना, ठीक है। पाइरूवेट जब टूटता है तो हम लोग को CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जल मिलता है और एनर्जी मिलता है। तो यह किस प्रकार की, तो यह अभिक्रिया कहाँ होता है? यह अभिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में यह अभिक्रिया संपन्न होता है। पूछा था हमसे यही प्रश्न कि अभिक्रिया कहाँ होती है, या प्रक्रिया कहाँ होती है? तो यह प्रक्रिया होती है संपन्न माइटोकॉन्ड्रिया में। हम लोग को यह क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियाँ क्या है? जठर ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ होती है जिससे जठर रस नामक जठर रस का स्राव होता है, जिससे जठर रस का क्या होता है? स्राव होता है। तो जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियाँ अमाशय में पाई जाती है, अमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है जिससे जठर रस का निर्माण होता है या जठर रस का स्राव होता है। स्राव एक शब्द होता है, स्राव मतलब आप समझेंगे निर्माण या बनना। जठर रस का स्राव किससे होता है? जठर ग्रंथियाँ से होता है, और जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमाशय। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 देखते हैं हम लोग, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है? वह देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र इसमें से कॉकरोच में पाया जाता है, मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र, घोड़ा में भी बंद परिसंचरण तंत्र और ऊँट में भी बंद परिसंचरण तंत्र होता है। लेकिन कॉकरोच ऐसा जीव है जिसमें कि क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र। मान लीजिए यह कॉकरोच है, ठीक है, कॉकरोच मान लीजिए ये है। तो कॉकरोच में क्या होता है कि इसमें हम लोग को जो भी पदार्थ बहता है तो वो वाहिकाओं में बहते हैं, नली में बहते हैं, लेकिन इसमें है जो पूरा शरीर में ऐसे ही बहते हैं। तो इसमें ऐसे ही बहता है, जिसमें ऐसे ही नॉर्मली बहता है बिना विसल्स के, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, जिसमें कोई भी पदार्थ के वहन के लिए
कुछ नलियाँ नहीं बनी रह सकती, आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। नालियाँ नहीं रहती, एक निश्चित नाली नहीं रहती है, उसे हम लोग बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। और बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है? वैसा परिसंचरण तंत्र जिसमें कोई भी पदार्थ का एक से दूसरे स्थान पे कैसे जाता है? नली के द्वारा। नली या फिर विसल्स या फिर जो भी बोल सकते हैं, जैसे नस होता है उसमें बहता है तो नली के द्वारा जाता है, जिसमें मनुष्य, घोड़ा और ऊँट में खुला परिसंचरण तंत्र रहता है, लेकिन कॉकरोच में इस मनुष्य, घोड़ा और ऊँट में बंद परिसंचरण तंत्र रहता है, लेकिन कॉकरोच ऐसा जीव है जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र, मतलब इसमें ऐसा ही इसमें कोई भी पदार्थ बहता है, उसमें नली नहीं रहता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि किसमें रहता है खुला परिसंचरण तंत्र? तो वो रहता है कॉकरोच में। कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र रहता है और शेष में क्या? बंद परिसंचरण तंत्र। शेष में रहता है बंद परिसंचरण तंत्र और कॉकरोच में रहता है खुला परिसंचरण तंत्र, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39। पौधों में पाए जाने वाले गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? पौधों में एक ठो तरल पदार्थ रहता है जो गाढ़ा रहता है और दूध जैसा सफ़ेद रहता है। दूध जैसा सफ़ेद रहेगा और गाढ़ा रहेगा, वो एक उत्सर्जी पदार्थ है जिसका उत्सर्जन होता है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं लैटेक्स। या ऑब्जेक्टिव कई बार एग्जाम में आया, जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो सभी क्या है? VVI। किसी ना किसी वर्ष आपके परीक्षा में पूछा ही गया है और सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सभी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, कोई भी प्रश्न इसमें से आ सकता है। आप परीक्षा के बाद वीडियो से मिला भी सकते हैं कि सेम टू सेम हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो पौधों में पाए जाने वाले गाढ़ा और दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? लैटेक्स। लैटेक्स कहते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैटेक्स। ये देखिए 40वां प्रश्न। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करते हैं? यूरिया होता है जो रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? रक्त में मतलब कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है वृक्क से। वृक्क अर्थात क्या होता है? यूरिया रक्त से कहाँ से मिलता है? तो वृक्क अर्थात क्या होता है? किडनी से ही मिलता है। ये 40वां का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले केमिस्ट्री का हुआ था, केमिस्ट्री का 40 प्रश्न हुआ था जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी का हो चुका है 3 से 4 चैप्टर हो चुका है हिंदी का। संस्कृत का हो चुका है। सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आ रहा है, कुछ दिन बाद मैथ का भी आएगा। अगर आप लोग इन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से, और सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। यही सब प्रश्न आपके परीक्षा में सीधे देखने को मिलेगा। आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे बिल्कुल हल्के में ना लें। और अगर कोई चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आज के इस वीडियो में 40 प्रश्न किए हैं। अगला वीडियो में देख लीजिए। अगला वीडियो में कई सारे प्रश्न और भी है। अगला वीडियो में और कई सारे प्रश्न है। ये देखिए बहुत सारे प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। लगभग 100 क्वेश्चन है इस सीरीज़ में। ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज का क्लास यहीं